हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आप जैसे स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं। ये जो किट्स वगैरह होते हैं जो कि हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं टेस्टिंग के अंदर में, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे यूरिन टेस्ट हो, चाहे और भी बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, चाहे डेंगू का टेस्ट हो, चाहे मलेरिया का टेस्ट हो। राइट, तो उसमें जो किट्स यूज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है और कहीं और से खरीद के भी बेचने का काम करती है। उसमें जो मशीन्स यूज होती हैं तो ये कंपनी मशीन्स भी बनाती है और साथ में कहीं और से खरीद के भी बेचती है। साथ में उसमें जो रेजेंट्स यूज होते हैं वो भी कंपनी बनाती है और वो भी कहीं से खरीद के भी बेचती है। अब ये कंपनी इंपोर्ट भी करती है और इंडिया से भी जो है आइटम्स को जो प्रोक्योर करके, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अब इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्यू लाइन बायोटेक इस कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि रेजेंट्स क्या होते हैं। अब अगर आप ब्लड टेस्ट भी करवाते हो नॉर्मल से नॉर्मल अपना, राइट, तो उसके अंदर में एक स्ट्रिप सी डलती है, राइट। स्ट्रिप जो होती है उसके ऊपर एक कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, जो कि आपके ब्लड के साथ में रिएक्ट करके जो भी आप लोग पर्टिकुलर चीज से टेस्ट करवाना चाहते हो, लेट से कि शुगर का टेस्ट करवाना चाहते हो, ब्लड शुगर कितना है, तो उसमें रेजेंट में एक केमिकल डला होगा जो कि शुगर के कंपाउंड को टेस्ट करता है। मतलब एक केमिकल ऑलरेडी डला हुआ है, उस पे आपका ब्लड टेस्ट डलेगा तो वो एक कुछ रिएक्शन देगा। उस रिएक्शन के बेसिस पे जो है वो रीडिंग करती है मशीन की, हाँ इतना रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब शुगर है। रिएक्शन में अगर थोड़ी ऊपर नीचे होता है तो वो बता देती है जितना भी शुगर का उसमें रिएक्शन होता है उस हिसाब से। इसी टाइप से जितने भी टेस्ट होते हैं उनके अंदर में इस टाइप के जो कंपाउंड्स की स्ट्रिप्स होती हैं वो डलती हैं, चाहे वो बड़ी मशीन हो, चाहे छोटी मशीन हो, चाहे जिस घरों में नॉर्मली यूज होती है वो वाली। तो वो जो स्टेप्स हैं उनको रेजेंट्स बोलते हैं और उस कंपाउंड को रेजेंट्स बोला जाता है। और बाद में जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं, तो वो सब कुछ ये कंपनी आज के दिन मैन्युफैक्चर भी करती है, खरीदती बेचती भी है। यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट कंपनी डज। अब ये जो कंपनी है इसका आईपीओ आ रहा है 21 मई से 25 मई के बीच में और लगभग 343 का इन्होंने प्राइस सेट किया। इस आईपीओ के अंदर में 800 करोड़ रुपए की लगाई है इन्होंने वैल्यू। इस आईपीओ के अंदर में लगभग 214 करोड़ रुपीज उठा रहे हैं। 800 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा के, बहुत अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे उठा रहे हैं, तो पूरी वैल्यू का 25% उठा ले रहे हैं। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर द आईपीओ 67% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है। सो 800 करोड़ की वैल्यू के ऊपर में 67%, इट्स गुड। राइट, तो अच्छा खासा जो है मार्केट, जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो प्रमोटर्स के पास में ही रहेगा। दैट इज नाइस अगेन, ओके। एंड यहाँ पर जो कंपनी का आईपीओ लेके आने में मदद कर रहे हैं वो हैं हैम सिक्योरिटीज वाले। तो यहाँ पर अगेन इनका काफ़ी अच्छा खासा नाम है, अच्छी वैल्यू लगाते हैं कंपनीज की, मतलब थोड़ा बहुत जूस भी छोड़ते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं कभी कभी कुछ आईपीओ के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो हवा बन रही है या फिर बनाई जा रही है वो अच्छी खासी बनाई जा रही है। 33% के आसपास में पॉजिटिव चल रहा है, 40% तक हवा बनाई गई है। तो एट द एंड ऑफ दिस जो क्लोजिंग डेट होगा इस कंपनी का आईपीओ का, तब तक आप एक बार चेक कर लें, लगभग 40% से अबाव इसकी हवा बनती रहे तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। बाकी एक बार हम लोग कंपनी की आरएचपी में भी चेक कर लेते हैं नंबर्स किस तरीके से हैं और कंपनी बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो बैलेंस शीट की साइज है कंपनी की वो लगभग 561 करोड़ की, पिछले साल के मुकाबले लगभग 100 करोड़ से बैलेंस शीट की साइज बढ़ी है। दैट इज नाइस। अब यहाँ पे जो पूरी बैलेंस शीट की साइज है उसमें से कितना इन्वेस्टर्स का पैसा है यहाँ पे, तो 230 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। राइट, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बैलेंस तो नहीं है बट स्टिल इतना बुरा भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 230 करोड़ कंपनी के पास में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स का पैसा है, साथ में ही कंपनी नए पैसे जो आईपीओ से उठा रही है दैट इज 204 करोड़ लगभग। तो यहाँ पर 400 करोड़ के आसपास या 430 के आसपास करोड़ का हो जाने वाला है कंपनी के पास में जो पैसा है। तो वो जिसको हम बोलते हैं पीबी रेशियो, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो बिफोर द आईपीओ, बिफोर द लिस्टिंग इज गुड, 1.9 के आसपास का निकल के आता, जो कि काम अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उनको किस काम में लेने वाली, तो यहाँ पे देखने मिल रहा है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स कंपनी जो है ऑलरेडी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। अच्छे खासे इन्होंने इस वक्त टेक ओवर्स वगैरह भी किए हैं, बाइंग्स वगैरह की है, कुछ सब्सिडीज, कुछ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, कुछ को डाइवेस्टमेंट भी किया है। तो यहाँ पर कंपनी के पास में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो तो बढ़ा ही रही है, साथ में उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स की कंपनी को खर्चा करना है। अब नॉर्मल रॉ मटेरियल खरीदना, जो जो पेएबल्स हैं उनको पे करना, सैलरीज वगैरह पे करना, तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो कंपनी बोली कि आधा पैसा तो आईपीओ का हम लोग खर्च करने वाले हैं वहां पे, बाकी जो पैसा है वो लगभग 90 करोड़ रुपए से हम लोग जो है, जो उधारी हमने अच्छी खासी बढ़ा ली है उस पर खर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की जो लॉन्ग टर्म उधारी है
यहाँ पर हमको देखने को मिला 94 करोड़, 100 करोड़ के आसपास में देखने को मिले, उसमें 90 करोड़ रुपीज। दैट मीन्स की कंपनी अगर शॉर्ट टर्म को अगर इग्नोर कर दें तो लॉन्ग टर्म वाला जो लोन है वो कंपनी ऑलमोस्ट चुका देगी, राइट। तो इससे कंपनी को बेनिफिट क्या होगा, तो यहाँ पर लगभग अगर 10%, 10% एक नॉर्मल नंबर ले रहे हैं हम लोग, तो 10% का भी अगर वहां पर कंपनी एज ए इंटरेस्ट अगर पे करती है तो कंपनी का वहां पर 90 करोड़ से 9 करोड़ रुपए का सालाना जो है इंटरेस्ट बचेगा। दैट इज अगेन नाइस। और वो जो डायरेक्ट है टैक्स पे करने के बाद में लगभग 7 करोड़, 6-7 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि अगले साल दिखेगा। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, अच्छी बात है। साथ में जो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा मांग रही है, राइट, उससे शॉर्ट टर्म लोन भी चुका सकती है और जो ट्रेड्स पेएबल्स हैं उनको भी चुका सकती है। तो वो किस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन कर लेने वाला है, वो टाइम की बात होगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के ईयरली जो अब बाकी जो बैलेंस शीट में अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी। नेगेटिव में तो सबसे ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वही देखने को मिल रहा है, और ट्रेड रिसीवेबल में भी एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले तो 23 के 24 के मुकाबले यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स घटे, बट यहाँ पर 24 से 25 के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल भयंकर से बढ़े, और जिसमें से भी बड़ा जो अमाउंट है जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के अंदर में वो कंपनी की ही दूसरी ग्रुप कंपनी, मतलब इन्हीं की ग्रुप कंपनी ने माल खरीदा। ये अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर में इनकी एक ग्रुप कंपनी है जो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले करती है। तो उसी के ज़्यादातर उधारी यहाँ पर बची हुई है, और इस साल उसकी जो उधारी है और बढ़ गई है, मतलब उसी ने माल खरीदा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में आगे चलने से पहले एक पॉजिटिव की आपको बात कर लेता हूँ, दैट इज दिस वन। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू ये बढ़ा, ये मतलब नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है। यहाँ पर एक भयंकर तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और यहाँ पर इस बार 6 महीने के अंदर में कुछ खास नहीं बढ़ा है, और इस बार सॉरी 9 महीने के अंदर कुछ खास नहीं बढ़ा, 3 महीने में भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो 707 के 728, तो लगभग 300 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट इस बार भी कर लेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले साल जितना रेवेन्यू अचीव नहीं होगा, बट स्टिल कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पिछले साल से भी ज़्यादा हो जाने वाले हैं। जस्ट यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो कम रहेंगे उसकी वजह से, और माल बच जाएगा इस बार तो उसकी वजह से भी, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 32 करोड़, 34 करोड़, 28 करोड़, 38 करोड़, तो लगभग इस बार बोल रहे हैं 50 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट जनरेट हम लोग कर लेंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। अब यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट को देख के भी आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि कंपनी का अगर 2023 का रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर 9 करोड़ से, जबकि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 83 करोड़ है। दैट मीन्स कि कंपनी कहीं और से खरीद के ज़्यादा माल बेचती थी, बट अभी रिसेंट के अंदर में देखने को मिला है, जो कि 2025 के रिजल्ट में मेनली रिफ्लेक्ट हुआ है, कि यहाँ पर माल खरीद के कहीं और से तो बेच ही रही है, बट वो बहुत कम हो गया है। कंपनी ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग से बहुत ज़्यादा माल बेचना स्टार्ट कर दिया है, और इस साल भी वो चीज़ जो है अच्छे नंबर से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ऑब्वियसली हम जब नंबर्स को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो तो खराब है, और कैश फ्लो के अंदर में खराब होने की वजह से कि कंपनी का पैसा अटक रहा है। कंपनी का मोस्टली 60% के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो अपनी ग्रुप कंपनी से आता है, और उसमें भी अच्छा खासा पैसा अटका हुआ है। तो कैश प्रॉब्लम तो है। अब दूसरी चीज़ की कंपनी ने अचानक से ये पुश दिखाया है जो रेवेन्यूज़ के अंदर में, ये मेड अप है जो कि ग्रुप कंपनी द्वारा, या फिर रियलिटी में है जो कि इस साल जो है बन नहीं पाया, कुछ मतलब यहाँ पर क्लैरिटी आ नहीं रही, बिल्कुल बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे भी अच्छा खासा पुश आना चाहिए था, बट नहीं आया है। तो ये सिर्फ 1 साल के लिए था कि आईपीओ के अंदर पैसे उठाने के लिए था, तो ये थोड़ा सा अगेन एक क्वेश्चन मार्क तो है यहाँ पर। अब कैश इश्यू का जो लफड़ा है उसको अगर हम लोग एक चीज़ में नज़र डालते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 44 करोड़ रुपए से एफडी करवाई है। ये क्या हुआ? तो उस हिसाब से अगर उस चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली कैश क्रंच नहीं आया है। यहाँ पर देखने को मिला कि 11 करोड़ की एफडी करवाई है, कैश क्रंच यहाँ पे भी नहीं आया है, राइट। अगर 11 करोड़ को हम निकाल लेते हैं इस साल, मतलब जरूर कैश क्रंच आया, बिकॉज अगर 11 करोड़ की एफडी को भी निकाल लोगे तब भी आपका देखने को मिल रहा है कि आप 23 करोड़ रुपए नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बहुत ही ज़्यादा तरीके से यहाँ पर बढ़े हैं, भयंकर तरीके से। इन्वेंट्री भी अच्छी खासी तरीके से बढ़ी है। अब यहाँ पे यार समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो कंपनी लोन ले रही है, एक तरफ कंपनी एफडी करवा रही है, एक तरफ कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट हैं वो लग रहे हैं, मशीन्स वगैरह खरीद रही है और उनके अंदर अच्छा खासा पैसा झोंक रही है हर साल, और साथ में कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ रही है। दैट इज़ अगेन समझ में भी आता है कि इन्वेंट्री बढ़नी भी चाहिए, बिकॉज काम तो भी चालू नहीं हुआ, कुछ फैक्ट्री का काम चालू हुआ है, बट बहुत ही जम्बल्ड अप है यहाँ पर चीज़। फाइनल व्यू से पहले एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। कंपनी का जो नाम है
POCT सर्विसेज, ये कंपनी रजिस्टर्ड है। क्यू लाइन बायोटेक रजिस्टर्ड देखने वाला, दैट मीन्स की कंपनी के नाम, लोगोज वगैरह यहाँ पर रजिस्टर्ड आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी प्रॉपर्टीज यूज करती है, वो कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। मोस्टली जो कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं सारी लीज पर हैं। इसमें भी अगर आप लोग लीज एंड लाइसेंस्ड वगैरह में देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नाम जो है कंपनी के प्रमोटर्स के देखने को मिले, जैसे अमिताभ गर्ग यहाँ पर जी जो है वो अच्छा खासा मतलब रेंट जो है कंपनी से आज के दिन कमा रही हैं, और वो जो नाम है वो उनके नाम पे प्रॉपर्टी, ना कि कंपनी के नाम पे। सो मोस्टली कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब लीज पर हैं, सिर्फ एक इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को छोड़ देते हैं तो। और लीज भी लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, 11 महीने 11 महीने की, इस टाइप से मोस्टली, राइट। कुछ कुछ लीज हैं वो लॉन्ग टर्म की भी हैं, बट वो बहुत कम है, मोस्टली 11 महीने के आसपास की। कंपनी का सारा का मोस्टली सारा का सारा माल ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बिकता है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ पर देखने को मिला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1, 2 और 3, तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पहली जो यूनिट है हेमाटोलॉजी रेजेंट्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया रेजेंट्स क्या होते हैं, तो कंपनी की 2023-24 के अंदर में रेजेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जहाँ में जिसका आपको रिजल्ट अच्छा खासा 24-25 में देखने को मिला। 46% तो यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे 49% के आसपास में आया, यहाँ पर 60% के आसपास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे आज के दिन कंपनी चल रही है। दैट इज अगेन ओके, राइट। तो अच्छा खासा नंबर्स जो हैं वो ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड से शिफ्ट हुआ कंपनी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में। यहाँ पर आपको जो 2025 में अच्छा खासा नंबर देखने को मिला वो इस वजह से देखने को मिला। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि ये एक फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर सेलेक्ट्रा प्रो एम, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इन्होंने बढ़ा ली, बिकॉज ये अच्छी खासी और बहुत ही अच्छे खासे तरीके में यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है हुई है, 72% की ओर पहुंच गई, बट अभी वापस ढीली पड़ गई। दैट मीन्स कि या तो वो जो पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट है, जो जो मशीन है वो बेचने की कंपनी ने कोशिश की, बट यहाँ पर उसका जो स्टॉक है मोस्टली लग रहा है कि मुझे पर्टिकुलरली जो समझ में आ रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव द कंप्लीट जीएसटी डेटा एंड एवरीथिंग, और जो जिस ग्रुप कंपनी है उसका भी डेटा हमारे पास में नहीं है, तो मुझे जो समझ में आ रहा है इससे कि मार्केट में इन्होंने पुश तो करने की कोशिश किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाया भी, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको बेच नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके पास में माल बच गया, वो माल पड़ा हुआ है आज भी। और इस साल जो है उसके रेवेन्यू कुछ खास नंबर्स नहीं देखने को मिल रहे, बिकॉज पुश नहीं आया इस साल रेवेन्यूज के अंदर, बिकॉज वो मशीन्स पड़ी रह गई, तो एक तो वो पहले का ही जो है पैसा नहीं दे पाए, तो अब जो नया माल है ले रहे हैं तो उसका पैसा तो कहाँ से दे पाएंगे। तो वो जो पुश आया हुआ है वो इस मशीन की वजह से आया हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल जो है ये रेजेंट्स अगेन कंपनी बनाती है, और ये जो रैपिड वाले जो टेस्ट होते हैं जो हम लोग घरेलू भी कर सकते हैं, राइट, जाके उसमें डिप डालो, दो दो नली निकलती हैं, एक नली है, वट एवर जो जो भी टेस्ट किट्स होते हैं छोटे मोटे जो कि नॉर्मल यूसेज के लिए होते हैं, वो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है शुरू से चलते हुए आ रही है, और इसकी नॉर्मल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो जो खतरनाक जो ग्रोथ हुई थी वो इस मशीन की वजह से हुई थी, और इसकी डिमांड जो है अभी थोड़ी सी बनती हुई नहीं दिख रही, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क है। साथ में कंपनी और भी मैन्युफैक्चरिंग लगभग 3 फैक्ट्रियाँ और खोल रही है, तो वहाँ पर भी कंपनी अच्छी खासी मशीनरी जो दूसरे टाइप की होती है वो भी मैन्युफैक्चर करेगी। तो वो किस तरीके से टर्न आउट होगा, वो पूरा सिनेरियो, क्या उसकी भी डिमांड बनेगी नहीं बनेगी, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके साथ में कंपनी का डायरेक्ट कंपटीशन रहने वाला है, तो यहाँ पर वो जो चीज़ है देखने वाली होगी। कंपनी का आज के दिन जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर में ही है आज के दिन दबदबा सबसे ज़्यादा, वहीं पर सबसे ज़्यादा माल आज के दिन बिकता है। और जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं इस कॉलम में आपको पॉज करके। नाउ दिस इज वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे कंपनी पूरी फोकस थी, अब मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट हो रही है, कंपनी खुद ही बना के अपने माल बेची ताकि मार्जिन ज़्यादा बचें, और वो मार्जिन वाला जो है नेट प्रॉफिट के अंदर में देखने को भी मिल रहा है, जो कि हमने चेक किया कि कंपनी के जबकि रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ रहा है बट नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। सो ये गणित जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी शिफ्ट हो रही है इसकी वजह से। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सिर्फ यूपी से ही कंपनी का सबसे ज़्यादा सेल आज के दिन देखने को मिल रहा है, दूसरे स्टेट्स में तो भी फैले भी नहीं है। तो एक रिस्क भी है कि एक यूपी के अंदर में एक दो डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आना, तो वो एक आईपीओ के अंदर में पुश दिखाने के लिए किया गया है, कि वो थोड़ा रिस्क है, वो हमें समझना पड़ेगा। अब फाइनली जो मोटा मोटा गणित है जो अपने को समझ में, मुझे पर्टिकुलरली समझ में आ रहा है, वो इस तरीके से कि कंपनी ने अच्छा खासा जो माल है, राइट, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से, और ये फैमिली ड्रिवन बिजनेस है कंप्लीटली, इसके जो मैनेजमेंट में बैठे सब फैमिली वाले हैं, तो फैमिली ड्रिवन बिजनेस है, उनको एक अच्छी चीज़ समझ में आई, उनको एक मार्केट समझ में आया, और जो जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं बिजनेस को लेकर के,
राइट। तो उनको एक अच्छे समझ में आ गया हम माल कहीं और से खरीद के बेच रहे हैं, मार्जिन अच्छा खासा है और यहाँ पर हम उनको क्यों दें, हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्यों ना खोल लें ताकि मार्जिन हमारे पास में बचे। इसके लिए उन्होंने अच्छा खासा लोन उठाया, मशीन्स वगैरह बनाई, बट वो मार्केट में अचानक से इतना पुश नहीं क्रिएट कर पाई। राइट। तो उन्होंने क्या किया कि रिसेंट लोन पे अच्छा खासा पैसा उठा लिया है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी खोल ली हैं, मशीन्स जो बनाई हैं वो बिकने में टाइम ले रही हैं, रेजेंट्स बिक रहे हैं नॉर्मली, जो कि आराम से ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल भी रही है, हमने चेक भी किया। अब जो पैसा मशीन्स के अंदर खर्च किया वो अटक रहा है, तो अब लोन पे पैसे उठा के वो मशीन्स वगैरह क्रिएट करने के लिए फैक्ट्री में पैसे लगाए थे, अब क्या करें उस पैसे का, और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए ज़्यादा क्योंकि पैसा तो अटक गया है फैक्ट्री बनने में, राइट, मशीन्स वगैरह में। तो अब आईपीओ से पैसे उठा रही है कंपनी की, आईपीओ से पैसों से कम लोन तो चुकाएं ताकि इंटरेस्ट तो ना पे करना पड़े, और वर्किंग कैपिटल का जो पेमेंट है वो भी अल्टीमेटली लोन का पेमेंट के नहीं जाने वाला, जो कि शॉर्ट टर्म होने वाला है। तो कम से कम एटलीस्ट जब तक ये मशीन्स हम मार्केट में एक इमेज क्रिएट कर पाएँ, हम मार्केट में अपने एक जगह बना पाएँ, ब्रांड वैल्यू बना पाएँ और अच्छे से टैप अप कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूशन को और भी रोबस्ट बना पाएँ, तब तक एटलीस्ट कंपनी का खर्चा तो बचे। तो उस कैश को, ताकि वो जो खर्चा है उसको बचाने के लिए मुझे लग रहा है आईपीओ के पैसों को मैनेजमेंट यूज़ करना चाहता है। तो जो ग्रोथ है, जो एक्सपोनेंशियल हमको देखने को मिली है 25 के अंदर में, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो कंटिन्यू रहने वाली नहीं है, वो आई थिंक थोड़ा आपको स्लो डाउन करेगी। राइट। तो अब इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखा करके कंपनी जो है अच्छा खासा पैसा मार्केट से उठाना चाह रही है, बट अगेन ध्यान रखिए कि ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, उनके कंपटीशन में कंपनी खड़ी हो रही है, तो इसको टाइम लगेगा। बट हाँ, मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट को मैं देख पा रहा हूँ वो अच्छा है, ठीक है, एंड कोई गेम खेला तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलता हुआ भी नजर आ रहा है। जो हम प्रॉपर्टीज़ के डेटा को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ के डेटा के अंदर में हम लोग मेनली देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो नए खुल रहे हैं वो प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी को एज ए लीज पे दे रहे हैं, वो भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लीज पे नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्रमोटर्स की साइड पे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज होता हुआ दिख रहा है, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क है प्रमोटर्स की साइड से। बाकी मुझे कुछ खास ज़्यादा इश्यूज नज़र नहीं है, तो एक लॉन्ग टर्म का गेम अगर लेके चलना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक रही है, ठीक लग रही है। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हवा बन रही है इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगर कुछ नंबर्स अच्छे हैं तो मार्केट अगर वैल्यू देना चाहे तो दे सकता है इसको लिस्टिंग गेन के अंदर में, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत रैली भी दे सकता है, देयर आर चांसेस। बाकी जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे दिखेंगे, अचानक से फुल फ्रिक्वेंटली नहीं दिखेंगे। अगले साल जो पूरे साल का जो रिजल्ट कंपनी जारी करने वाली है वो पिछले साल के मुकाबले हो सकता है बेकार जारी करे, नेट प्रॉफिट अच्छे जारी करेगी ये दिख रहा है, बट रेवेन्यूज बेकार जारी करने वाले, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो दैट इज अगेन गुड थिंग। बट रेवेन्यू से मतलब किसको, नेट प्रॉफिट से मतलब है, वैसे भी बात तो सही है, राइट। सो आई थिंक जितना जो मैं समझा पा रहा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा पाया हूँ। एंड आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में आपको डिसीजन लेना है। दिस इज जस्ट माय व्यू। बाकी अब एक एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन अगर लेके चलते हैं कि इस साल अगर कंपनी 50 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट अगर जनरेट कर लेती है तो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आने वाला है वो लगभग 16 का निकलने वाला है, और इस सेक्टर के अंदर में 16 का पी रेशियो इज गुड, वेरी गुड। और जो ग्रोथ के साथ में कंपनी चल सकती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर ले रही है, तो फ्यूचर के अंदर में थोड़ी बहुत भी ग्रोथ रहेगी तो भी नेट प्रॉफिट अच्छे खासे बनेंगे, तो आई थिंक दिस नंबर इज गुड। पीबी रेशियो भी 1.9 के आसपास का है, तो उस हिसाब से भी कंपनी इज लुकिंग गुड। फ्यूचर के अंदर में अगर नीचे जाती है तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा एवरेज करने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक बार एवरेज कर सकते हैं। अगर यहाँ से कंपनी 40% के आसपास से गिरती है तो वन टाइम एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज एवरेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर प्ले होने वाला है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बाकी मैं आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग ऑब्वियसली, दिस इज स्टॉक मार्केट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राइट। फाइनली सी यू टुमारो।